अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब आराम करने में भी मुश्किल निकल आई। तुम मुश्किल की मुश्किल क्या जानो, फारूक ने मुंह बनाया। अब तुमसे कौन मगज मारे, तुम लोग ही मारोगे और कौन मारेगा। अफसोस, आसिफ ने सरदा भरी। ये अफसोस कहाँ से निकल आया? मेरे मुंह से। लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। फरहत बोली। क्यों, क्या हम बगैर वजह के कोई बात नहीं कर सकते? रिफत ने कहा। करने को तो हम क्या नहीं कर सकते, फरजाना ने फौरन कहा। गलत, बिल्कुल गलत। हम बर्फ़ पर सफ़र करके अफजाल तक नहीं पहुंच सकते। एन इसी वक्त ट्रांसमीटर पर इस इशारा मौसूल हो गया। खामोश, अब क्या किया जाए, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। आप इनमें से किसी की आवाज़ में बात करें। खान रहमान, गाड़ी का इंजन बंद कर दो। इन्होंने गाड़ी रोक दी और इंजन बंद कर दिया। अब इंस्पेक्टर जमशेद ने सेट का बटन दबाया। हेलो मार्टी। यस बॉस, मार्टी बोल रहा हूँ। आहा, इंस्पेक्टर जमशेद, तो गोया अब आप लोगों ने मार्टी और इसके साथियों से ट्रांसमीटर छीन लिया है। चलिए यही सही, फरमाइए क्या बात है। मैं बाहर निकला था मुकाबले के लिए, लेकिन आप लोगों का तो दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा। क्या किया जाए, हम सिर्फ 6 किलोमीटर तय कर सके, इसके बाद खून जलने लगा। अब वापस जा रहे हैं, गोया तैयारी करके फिर आएंगे। हाँ इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर, मैं तो खुद बेचैन हूँ आप लोगों से मुकाबला करने के लिए। अगर ऐसा है तो हम रुक जाते हैं, आप इस तरफ आ जाएं। नहीं, लड़ाई बर्फ़ के इस पार नहीं होगी, एन बर्फ़ की वादी में होगी। कहीं आप बर्फ़ की बने हुए तो नहीं हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्लाकर कहा। अंगारे तो ना चबाइए, इससे तो मुझे ये कहना पड़ जाएगा कहीं आप आग के बने हुए तो नहीं हैं। इसने हंस कर कहा। अच्छी बात है, मार्टी से जो पूछना चाहते थे हमसे पूछ लें। बस इनसे यही कहना चाहता था कि आप लोग तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, जबकि इन्होंने बताया था कि आप लोग बर्फ़ पर सफ़र करके आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने गलत तो नहीं कहा था, लेकिन आगे जाकर हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कैसी जगह चुनी है? मान गए भाई। मान तो खैर मैं भी आप लोगों को गया, यहाँ तक आ जाना भी कोई काम का कारनामा नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं। और माटी वगैरह का क्या बना? इन बेचारों को आपके लिए वादी के किनारे पर छोड़ा है। ओह अच्छा किया, वो थे भी इसी काबिल। क्या मतलब, क्या आप इन्हें खाने पीने को नहीं देंगे और दर्जा हरारत के कम करने का इंतज़ाम नहीं करेंगे इनके लिए? नहीं, बेकार लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ओह ओह, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ये ओह ओह किस लिए? बस ऐसे ही। और इन्होंने सेट बंद कर दिया। खानेमान, गाड़ी वापस ले चलो। अब इन्हें लेकर आना ही पड़ेगा, वरना वो तो वाकई मारे जाएंगे। लेकिन इन्हें वहाँ छोड़कर आने की ज़रूरत क्या थी? भाई मैंने सोचा था अफजाल के खास आदमी है, हमारे साथ रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे और हमें इनकी निगरानी भी करना पड़ेगी। लिहाजा अफजाल खुद इन्हें संभाल लेगा। लेकिन वो तो इन्हें मरने के लिए छोड़ रहा है, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आप भी अजीब हैं, बहुत अजीब। बस क्या करूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो मुस्कुराए और वो वापस पलटे। इन चारों को इन्होंने वहीं पाया। गाड़ी को आते देखकर वो चलकर खड़े हो गए, और जब इन्होंने ये देखा कि ये गाड़ी तो वही है तो वो और भी हैरान हो गए। नज़दीक आने पर मार्टी ने फ़ौरन कहा, आप लोग वापस आ गए? हाँ, अफजल ने तुम लोगों को सहारा देने से इनकार कर दिया है। हमारी इससे ट्रांसमीटर पर बात हुई है, इससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, लिहाजा हम तुम्हें लेने के लिए वापस आना पड़ा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अफजल को हमारी कुछ परवाह नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ बैठे ही इस इंतज़ार में हैं कि जब वो सेट पर रब्ता कायम करें तो हमसे बात नहीं होगी, लिहाजा वो यहाँ हमारी मदद को आएंगे। इसने तुम लोगों की मदद से इनकार कर दिया है। नहीं, हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। महमूद, गुफ्तगू इन्हें सुना दो। महमूद ने टेप का बटन दबा दिया। इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देने लगी। सारी गुफ्तगू सुनकर इनके चेहरे लटक गए। फिर मार्टी की आंखों में आंसू आ गए। वो जज्बाती आवाज़ में बोला, और आप इस ख्याल से लौट आए कि हम यहाँ ठिठर कर मर ना जाएं? हाँ, आखिर तुम लोग भी इंसान हो। आप लोग बहुत अजीम हैं, बहुत। हमने अफजाल के लिए दिन रात एक किया, इसका हर हुक्म फ़ौरन माना। जो इसने कहा बस सिर्फ वो किया। एक अरसे से इसके लिए काम कर रहे हैं और इसने ये सिला दिया। अफसोस, अब हम आपका शुक्रिया किस तरह अदा करें? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। गाड़ी में बैठ जाओ और सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुमने अफजाल को देखा है? नहीं, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ओह, कोई एक तो ऐसा होगा जिसने इसे देखा होगा। इसकी माँ ने, इसके बाप ने। लेकिन वो दोनों इसके बचपन में ही मर गए थे, लिहाजा किसी को नहीं मालूम कि अफजाल कौन है। आप यूँ समझ लें कि अफजाल एक नाम है, सिर्फ नाम, वजूद नहीं। लेकिन हम ये किस तरह समझ लें जबकि हम इससे बात कर चुके हैं?
अरे हाँ, क्या आपने वो ट्रांसमीटर फेंक दिया? नहीं। क्यों? इसको फेंकने की क्या ज़रूरत? वो जब चाहे इसको आग लगा सकता है। वो धमाके से फट सकता है। ओह! ऐन इसी लम्हे एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ के साथ ही गाड़ी उलट गई। रहमान तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। बरकरार रखते भी कैसे? धमाका सुनकर तो वो भी उछल पड़े थे और फिर गाड़ी ने आग पकड़ ली थी। वो जल्दी से बाहर निकल आए और गाड़ी से भागने लगे। फिर गाड़ी के परखचे एक बड़े धमाके से उड़ गए। अब क्या करें? हम तो पैदल हो गए हैं। हम वापस पैदल ही चल पड़ते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। अब इनका पैदल सफ़र शुरू हुआ। अब वो साजो सामान से भी फारिग हो गए थे। हाँ, इनकी खुफिया जेबों में कुछ नकदी और कुछ चंद कीमती चीज़ें मौजूद थीं अब भी। मिस्टर मार्टी, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? जी, किस सिलसिले में? अफजाल के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के सिलसिले में। इस बारे में तो कोई कुछ भी मदद नहीं कर सकता। अच्छा खैर, तुम यहाँ के किसी गांव या शहर में तो हमारे काम आ सकते हो। हाँ, वहाँ आप जो कहेंगे करेंगे। शुक्रिया। कई घंटे चलने के बाद इन्हें एक ट्रक पर लिफ्ट मिल गई और फिर इस तरह सफ़र करते कराते वो एक शहर तक पहुँच गए। इस जगह इन्होंने शहर से बाहर एक मकान पर कब्जा कर लिया। मकान खाली पड़ा था। फिर इन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। प्रोफेसर दाऊद की सामान के लिए इन्होंने एक दूसरे शहर तक जाना पड़ा। इन कामों में मार्टी और इनके तीनों साथियों ने बहुत मदद की। अब वो पक्के पक्के इनके साथी बन चुके थे और इस्लाम के तरीक़ों से मुतासिर होते जा रहे थे। शदीद सर्दी से महफूज रहने के लिए जदीद आलात से तैयार करदा लिबास खरीदे गए। बर्फ़ पर सफ़र करने के लिए स्केटिंग का मुकम्मल और जदीद सामान खरीदा गया। इन तमाम कामों में इन्हें 15 दिन लग गए। इनकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी रहीं और फिर 15 दिन बाद इन्होंने एक बार फिर सफ़र शुरू किया। मार्टी और इनके साथी भी इनके साथ थे। अलबत्ता रोफ़ी और दूसरे लोगों को फारिग कर दिया गया था। अब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब इनके पास गैस के हीटर भी मौजूद थे। इनकी मदद से वो बर्फ़ पिघला कर गर्म कर सकते थे। रास्ता तो अब इन्हें मालूम था, लिहाजा दोबारा सफ़र में कोई दुश्वारी पेश न आई और आखिर वो फिर के वादी के किनारे पहुंच गए। प्रोफेसर दाऊद ने अपने आलात की मदद से सफ़र शुरू किया। अब सबके पैरों में स्केटर थे और हाथों में चड़ियाँ, जिस्मों पर जदीद लिबास जो बर्फ़ानी इलाकों के लिए बनाए गए थे। इन लिबासों के दरमियान गैस भरी हुई थी। बैटरियों की मदद से इसे गर्म गैस को गर्म रखा जा सकता था। इस तरह इंसान बर्फ़ानी इलाके में भी गर्म रह सकता था। इस बार इन्हें बर्फ़ में इसके सफ़र करना ज़रा भी दुश्वार न लगा, लेकिन 50 किलोमीटर तय करना भी आसान काम नहीं था। जैसे तैसे इन्होंने ये 50 किलोमीटर तय कर लिए। इस मकाम पर पहुंच कर इन्होंने चारों तरफ देखा। इनके दिल धक से रह गए। इनके चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सिर्फ और सिर्फ आसमान नजर आ था, आसमान पर सूरज भी, लेकिन यहाँ धूप या कोई गर्मी नहीं थी। प्रोफेसर साहब, यहाँ तो कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। वो बर्फ़ के नीचे कहीं बनाया गया है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। वो अपने आलात लेकर काम में मसरूफ़ हो गए। बाकी लोग धड़कते हुए दिलों के साथ इन्हें काम करते हुए देखते रहे। क्या आपको कामयाबी नहीं हो रही प्रोफेसर साहब? नहीं, मैं बुरी तरह नाकाम हो गया हूँ। इसने कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया है कि किसी किस्म के हालात भी कोई इशारा नहीं दे रहे। उफ मालिक, इस बर्फ़ के जहान में हम अब क्या करेंगे? और बर्फ़ तो सुराग भी नहीं लगाया जा सकता। पहले तो आपके हालात इशारा दे रहे थे। हाँ, सिमत की रहनुमाई करते रहे हैं और यहाँ आकर इनकी हालात ने गोया इशारा देना बंद कर दिया है। लिहाजा और आगे जाने की अब ज़रूरत नहीं रही। हेडक्वार्टर अगर है तो यहीं कहीं है, लेकिन वो कहाँ है, यहाँ से कितना नीचे है, ये हमें कुछ मालूम नहीं। फिर ये किस तरह मालूम हो सकेगा? फरजाना ने खोए खोए अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इधर उधर घूम फिर कर शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरा मतलब है बर्फ़ के नीचे वो लोग सांस किस तरह ले रहे हैं, इसके लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम किया है? जाहिर है जिस जगह वो हेडक्वार्टर है वहाँ बर्फ़ में सुराख करके नलकियाँ वगैरह तो लगाई गई होंगी, ताकि इनके ज़रिए से हवा की आमद और रफ्त सा जारी रह सके। बहुत खूब फरहत। इस तमाम अरसे में ये पहली काम की बात किसी ने की है। द प्रोफेसर दाऊद बोले। चलो भाई, नलकियाँ या इस किस्म की किसी चीज़ की तलाश शुरू कर दो। हवा की आमद और रफ्त के लिए इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ा होगा। हवा के बगैर तो कोई ज़िंदा रह नहीं सकता। कोई कितनी ही तरक्की कर ले, कुछ क्यों ना कर ले, सांस तो इसे लेना ही पड़ेगा। वो इधर उधर घूम फिर कर कोई ऐसी चीज़ तलाश करने लगे जिसके ज़रिए हवा नीचे जा रही हो। लेकिन कई घंटे तक घूमने के बाद भी इन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई। एक बार फिर इन्हें मायूसी ने आ घेरा। प्रोफेसर साहब,
आप एक बार फिर अपने आलात के ज़रिए कोशिश करें, शायद हम हेडक्वार्टर के आसपास नहीं हैं, या फिर क्या, या फिर ये कि अफजल ने हमें धोखा दिया है। अफजल ने धोखा? क्या मतलब? हाँ, हेडक्वार्टर यहाँ है ही नहीं, अलबत्ता इसने यहाँ कोई ऐसी चीज़ छुपाई है जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब के आलात इशारा देते रहे हैं। वो सकते में आ गए, क्योंकि बात अगर यही थी तो कोई कम खौफनाक बात नहीं थी। मेरा ख्याल है जमशेद इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा ठीक ही कह रहे हैं। अफजल हमसे बिल्ली और चूहे वाला खेल खेल रहा है। इसमें शक नहीं कि हेडक्वार्टर इस वादी में कहीं है, लेकिन सैकड़ों मीलों पर फैली हुई इस वादी में वो कहाँ है ये हमें मालूम नहीं। हमें धोखा देने के लिए इसने कुछ हालात इधर उधर दफन कर दिए हैं, ताकि हालात हम इधर उधर भटकने पर मजबूर करते रहें, लेकिन हम असल जगह तक ना पहुँच सकें। उफ मालिक, आइए वापस चलें। जी, क्या कहा? वापस चलें? महमूद बोला। हाँ, हम और कर भी क्या सकते हैं? गैस ख़त्म होने पर तो हम वापस भी नहीं जा सकेंगे और यहीं ठिठर कर मर जाएंगे। अब इनका वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वादी के किनारे पर पहुंचकर वो अपनी गाड़ी में भी आ बैठे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया गया ताकि हीटर चलाया जा सके। अब आप क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब? मुझे इसकी चाल का जवाब देने के लिए बहुत से आलात की ज़रूरत है और वो यहाँ है नहीं। गोया हमें शहर जाना पड़ेगा, बल्कि किसी बड़े शहर तक जाना पड़ेगा, वहाँ से आलात मिल सकेंगे। फिर मैं इन आलात के ज़रिए एक आला तैयार करूँगा और वो आला हेडक्वार्टर का सुराग लगाने में ज़रूर हमारी मदद करेगा। इधर उधर दबाए गए आलात को तो वो नोट नहीं करेगा। चलिए फिर अब ये भी कर लेते हैं। इसका मतलब है हमें 15 दिन और ज़ाया करना पड़ेंगे। क्या किया जाए, मजबूरी है। वो दूर दराज के एक शहर पहुँचे। अब भी मार्टी और उसके साथी इनकी मदद कर रहे थे। अब तो वो करीब करीब मुसलमान हो चुके थे, इनके साथ नमाज पढ़ने लगे थे। इस शहर से सामान ख़रीदा गया, फिर वो एक मकान में आ गए और वो वहाँ प्रोफेसर दाऊद ने आलात तैयार करने शुरू कर दिए। इस बार इन्हें 20 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, तब कहीं जाकर वो एक बार फिर बर्फ़ की वादी की तरफ सफ़र करने के काबिल हुए। वही सारा सामान मज़ीद ख़रीदा गया, यानी गैस वगैरह। वादी के किनारे पहुंचकर प्रोफेसर दाऊद अपने हालात पर डट गए और फिर इनके मुंह से हैरत के अंदाज में निकला, उफ मालिक, हम तो फिर पहले बिल्कुल गलत सिमत में सफ़र करते रहे हैं। अफजल हमें धोखा देने में कामयाब रहा है, तो क्या अब कोई और सिमत दरियाफ्त हुई है? हाँ, अब हमें इस तरफ जाना होगा। इन्होंने इशारा किया। तो फिर अल्लाह का नाम लेते हैं। अब इन्होंने दूसरी सिमत में सफ़र करना शुरू किया। एक बार फिर इन्हें स्केटिंग करना पड़ी और इस दफ़ा करीबन 70 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा। साथ ही वो गैस का भी हिसाब किताब रख रहे थे। इन्हें इस बात का बहुत डर था कि कहीं ये मुहिम इस कदर तवील ना हो जाए कि इनका गैस का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाए। 70 किलोमीटर पर पहुँच कर इन्होंने चारों तरफ देखा। वहाँ भी किसी हेडक्वार्टर के कोई आसार नहीं थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वही हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर तक साफ देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ होगी तो बिल्कुल बर्फ़ की रंगत की, तो वो इन इतने फासले से भी नज़र नहीं आ सकेगी। हेडक्वार्टर यहाँ आसपास ही कहीं है और अब हमें हवा के आमदोरफ्त के लिए जो पाइप या नलकियाँ वगैरह लगाई गई हैं, इनको तलाश करना होगा। जब तक हम ये चीज़ तलाश नहीं कर लेते, इस वक्त तक हेडक्वार्टर का असल मकाम दरियाफ्त नहीं होगा। प्रोफेसर दाऊद ने वजाहत की। क्यों अंकल, क्या आपके हालात बिल्कुल दुरुस्त मकाम की इशारा नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए कि यहाँ भी इसने चालबाजी से काम लिया है। आलात मुख्तलिफ सिमतों में इशारा कर रहे हैं, यानी जिस तरफ से हम आए हैं इस तरफ इशारा देते हैं, जबकि पहले इस तरफ इशारा नहीं था। अगर मिलता तो हम यहाँ तक क्यों आते? फिर तो पीछे ही रह जाते। मतलब ये हुआ कि अफजल या जहरी गम ने यहाँ भी चक्कर चलाया हुआ है। मतलब साफ है, हम आलात के ज़रिए यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें अपनी आँखों, हाथों और पैरों की मदद से हेडक्वार्टर को तलाश करना होगा। हाँ जमशेद, यही बात है। मुश्किल ये है कि हम लिबास में से जो हिस्सा भी बाहर निकालते हैं वो सुन हो जाता है। इधर हाथ निकालते हैं, इधर वो सुन हो जाता है। पाँव निकालते हैं, पाँव सुन हो जाता है। मुंह पर से लिबास हटाते हैं, सुन हो जाता है। आंखों पर अगर हमने दोहरे शीशे वाले खुद ना लगाए होते तो शायद हमारी आंखें जम कर रह जाएं। इन हालात में हम तलाश करें तो कैसे? सिर्फ और सिर्फ आंखों से। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुराए। बहुत बेहतर। और वो इधर उधर फैल कर हेडक्वार्टर या इसका कोई निशान तलाश करने लगे। शायद ये हमारी ज़िंदगी की सबसे तवील और मुश्किल तरीन मुहिम है। ऐसे में आसिफ बोला, अल्लाह मालिक है, अब या तो हम हेडक्वार्टर को तलाश कर लेंगे या फिर अब यहीं अपनी जानें दे देंगे। नाकामी की सूरत में हम वापस नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर रहमान मिर्ज़ा बोले, गोया आप भी तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी कश्तियाँ जला रहे हैं, यही समझ लो। अब इनका दरमियानी फासला बढ़ने लगा, अब एक दूसरे से दूर होने लगे। अब अगर किसी को कोई चीज़ नज़र आ जाए तो वो उल्लू की आवाज़ निकालेगा और हम सब फ़ौरन इस तक पहुँच सकेंगे।
इससे पहले कि तुम लोग हेडक्वार्टर तलाश करो, पहले मुझसे बात कर लो। ऐसे में एक आवाज़ बर्फ़ की वादी में गूंज गई। ये आवाज़ बिलाशुबा अफजाल की थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन अफजाल कहीं नजर न आया। अरे, ये तो मिस्टर अफजाल की आवाज़ है। मुबारक हो, महमूद चहका। लेकिन ये हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि ये तो आज तक किसी को भी नज़र नहीं आए। अब क्या आएंगे? बिल्कुल ठीक बात कही। दिल खुश कर दिया तुमने। तुमसे नरम सलूक करूँगा, लेकिन मैं इस किस्म का कोई ऐलान नहीं कर रहा। ये नोट कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप मेरी ज़द पर आ गए तो मैं हरगिज़ लिहाज नहीं करूँगा। ये तुम लोगों की ज़िंदगी का अनोखा तरीन और खौफनाक तरीन मुकाबला होगा। और आखिरी भी, मैं तुम्हारी ज़द पर आ गया तो हरगिज़ लिहाज ना करना, लेकिन मैं ज़रूर तुमसे नरमी करूँगा। लेकिन मैं नरमी करवाने के मूड में नहीं हूँ। अलबत्ता मेरी एक दरख्वास्त है, आप औरतों की तरह छुप कर बातें ना करें, सामने आ जाएं मर्दों की तरह। फारूक ने मुँह बनाया। तो तुम ये ख्याल कर रहे हो कि मैं किसी जगह छुपा हुआ हूँ? अफजल हंसा। तो और क्या, बिल्कुल गलत ख्याल है। मैं तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो ये लो, मैं तुम में से एक की ठोड़ी पर एक अदद मुक्का रसीद कर रहा हूँ, ताकि तुम जान लो मैं औरतों की तरह छुपा हुआ नहीं हूँ। इसके इन अल्फाज ने इन्हें परेशान कर दिया। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब गोया वो एक दायरे की सूरत में खड़े थे। इस जगह बर्फ़ बिल्कुल सख्त थी। बर्फ़ पर उछलने कूदने में कोई दुश्वारी नहीं थी, लेकिन वो इस पर से फिसल ज़रूर सकते थे। दूसरे ये कि बर्फ़ पर आवाज़ नहीं होती थी। इनके उछलने, कूदने या चलने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अचानक खानेमान की ठोड़ी पर बहुत ज़ोरदार मुक्का लगा। इनके मुंह से एक तेज़ चीख निकली और वो बर्फ़ पर लंबे लेटे नजर आए। मेरा ख्याल है अब तुम लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैं तुम लोगों के दरमियान में हूँ। वो सब खानेमान की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने इनका सर उठाकर ऊपर किया। मुंह टेढ़ा हो गया था।